चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी वायरल कहानी की जिसने पूरे देश में आप कह सकते हैं एक तरह का तूफान ला दिया था। और फिर हम देखेंगे कि कैसे कानून की चारदीवारी के अंदर कहानी ने एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया। ये कहानी है दो अदालतों की, एक जो सोशल मीडिया और टीवी पर चलती है यानी जनता की अदालत, और दूसरी जो सबूतों और गवाहों पर चलती है, कानून की अदालत। तो चलिए उस पल में वापस चलते हैं। सोचिए साल 2014 महीना नवंबर का। अचानक से एक वीडियो इंटरनेट पर कहना चाहिए कि आग की तरह फैल जाता है। वीडियो में क्या था? हरियाणा रोडवेज की एक बस और दो बहनें जो कुछ लड़कों से भिड़ रही थी, उनका सामना कर रही थीं। देखते ही देखते ये वीडियो हर न्यूज़ चैनल पर था, हर किसी के सोशल मीडिया फीड पर था, और इसने ना फौरन एक कहानी गढ़ दी। कहानी क्या थी? छेड़छाड़ के खिलाफ दो बहादुर लड़कियों की लड़ाई। और रातों रात इन दोनों बहनों को एक नया नाम मिल गया, एक हैशटैग रोहतक ब्रेव हार्ट्स, यानी रोहतक की बहादुर बेटियां। बस फिर क्या था, मीडिया, जनता, सब ने उन्हें हीरोइन बना दिया। एक ऐसी मिसाल जो महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा का डटकर सामना कर रही थी। और देखिए, इस मीडिया स्टॉर्म का असर हुआ भी बहुत तेजी से और बहुत जबरदस्त। हर तरफ बस आक्रोश ही आक्रोश। सरकार ने भी फौरन एक्शन लिया, दोनों बहनों के लिए 31 हजार रुपये के इनाम का ऐलान कर दिया। अरे बस के ड्राइवर और कंडक्टर तक को सस्पेंड कर दिया गया। और वो 3 लड़के, कुलदीप, दीपक और मोहित, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी तस्वीरें हर जगह छप गई और आप कह सकते हैं बिना किसी सुनवाई के जनता की अदालत ने उन्हें दोषी करार दे दिया। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात को समझना होगा। देखिए, उस दौर में ना रोहतक से जुड़ी इतनी खबरें आ रही थी कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे, दो अलग अलग घटनाओं को एक ही समझ लेते थे। तो ये ज़रूरी है कि हम उस कन्फ्यूजन को पहले दूर कर लें। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग मामले हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। पहला है ब्रेव हार्ट्स केस, जो नवंबर 2014 का है। ये बस में हुई एक कहासुनी का मामला था जिसमें आरोप छेड़छाड़ और मारपीट के लगे थे, और जिसका नतीजा ये निकला कि आरोपी अदालत से बरी हो गए। और दूसरा मामला जो कुछ महीने बाद फरवरी 2015 का है, वो एक बेहद खौफनाक घटना थी। एक नेपाली महिला के अपहरण, क्रूर गैंगरेप और हत्या का मामला था जिसमें 7 लोगों को मौत की सजा हुई। इन दोनों मामलों को एक समझना ये बहुत बड़ी गलती होगी। आज हमारी चर्चा का फोकस वो पहला मामला है, यानी ब्रेव हार्ट्स केस। तो एक तरफ तो मीडिया की कहानी थी जो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही थी, पर दूसरी तरफ थी कानून की प्रक्रिया जो अपनी धीमी चाल से सबूतों को परखते हुए आगे बढ़ रही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि सालों की जांच के बाद अदालत ने आखिर क्या पाया। ये कानूनी लड़ाई वाकई बहुत लंबी चली। देखिए, नवंबर 2014 में एफआईआर दर्ज हुई, फिर करीब 2.5 साल बाद मार्च 2017 में निचली अदालत का फैसला आया और सबूतों की कमी के चलते तीनों लड़कों को बरी कर दिया गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई और फिर सितंबर 2018 में, यानी 1.5 साल और, सेशंस कोर्ट ने भी बरी करने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। सोचिए, अपना नाम बेदाग साबित करने में उन लड़कों को लगभग 4 साल लग गए। अब जो बात सामने आई वो सच में चौंकाने वाली थी। मीडिया की कहानी और अदालत के निष्कर्षों में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क था। मीडिया ने क्या कहा कि लड़कों ने छेड़छाड़ की। अदालत ने क्या पाया कि झगड़ा तो एक बुजुर्ग महिला की सीट को लेकर शुरू हुआ था। मीडिया ने दिखाया कि लड़के हमलावर थे, लेकिन कोर्ट ने वीडियोस को देखा और पाया कि लड़कियां लड़कों को बेल्ट से पीट रही थीं। और सबसे बड़ा सबूत, पॉलीग्राफ टेस्ट। इस टेस्ट में लड़कों के बयान सच्चे पाए गए, जबकि लड़कियों के बयानों को भ्रामक माना गया। और वो बस के यात्री जिन्हें मीडिया ने मूक दर्शक बताया था, अरे उन्होंने तो गवाही में लड़कों की बात का ही समर्थन किया। यहाँ तक कि जिस महिला ने वीडियो बनाया था वो भी लड़कों के पक्ष में खड़ी थी। तो कानूनी तौर पे तो वो जीत गए, लेकिन इस वायरल कहानी की एक बहुत भारी, एक बहुत ही मानवीय कीमत थी जो उन्हें चुकानी पड़ी। आइए अब ये समझते हैं कि इस एक आरोप और मीडिया ट्रायल ने उन लड़कों और उनके परिवारों की जिंदगी पर आखिर क्या असर डाला। 4 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी जिंदगी के, उनकी जवानी के वो 4 साल थे जो सामाजिक बदनामी और एक अंतहीन लगने वाली कानूनी लड़ाई में खो गए। कुलदीप का एक सपना था फौज में जाने का। उसने मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया था, लेकिन जैसा वो खुद बताते हैं, मीडिया में इतना हंगामा हुआ कि आर्मी ने हमें एग्जाम में बैठने से ही बैन कर दिया। एक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब बात करते हैं दीपक की। उसकी पढ़ाई लिखाई पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा।
उसका कहना था कि क्रिमिनल केस पेंडिंग होने की वजह से वो कई नौकरियों के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाया। उसने कहा, जो डिग्री मैं 3 साल में कर सकता था, उसे पूरा करने में मुझे 5 साल लग गए। इस केस ने मेरे सारे सपने, सारी उम्मीदें तोड़ दी। और ये दर्द सिर्फ उन लड़कों तक ही सीमित नहीं था, उनके परिवार भी इसकी चपेट में थे। कुलदीप के पिता बलबीर सिंह, जो खुद एक एक्स सर्विसमैन और दिव्यांग हैं, उनका दर्द सुनिए। वो कहते हैं, इस केस ने मुझे मेरी फिजिकल कंडीशन से ज्यादा थका दिया। मेरी पत्नी बहुत कमजोर हो गई। मुझे लोगों से मदद की गुहार लगानी पड़ी। परिवार पर भारी कर्ज चढ़ गया और जो मेंटल प्रेशर था, वो तो खैर उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। तो ये जो केस है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है। और वो बड़ी तस्वीर क्या है? वो है हमारे जस्टिस सिस्टम की एक बहुत बड़ी चुनौती, झूठी एफआईआर का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करना। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये एफआईआर आखिर होती क्या है। एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई गंभीर अपराध होता है तो पुलिस जो सबसे पहली रिपोर्ट दर्ज करती है, जिससे जांच शुरू होती है, उसे ही एफआईआर कहते हैं। ये बहुत जरूरी दस्तावेज है। असल में ये पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई का पहला कदम होता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब न्याय के इसी जरूरी टूल को एक हथियार बना लिया जाता है। और कानूनी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा हो रहा है और बहुत हो रहा है। पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, पति पत्नी के झगड़ों में, प्रॉपर्टी के विवादों में, या फिर किसी को बस परेशान करने या डराने धमकाने के लिए झूठी एफआईआर का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या ऐसे झूठे केस करने वालों के खिलाफ कोई कानून नहीं है? बिल्कुल है। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 211 साफ साफ कहता है कि झूठे आरोप लगाना एक जुर्म है। लेकिन असलियत यह है कि इस कानून का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, ये बस किताबों में ही रह जाता है। और अंत में कहानी वहीं वापस आती है जहां से शुरू हुई थी। अब सुनते हैं उन बरी हुए लड़कों की एक आखिरी गुजारिश, एक आखिरी अपील। कुलदीप की ये बात सच में बहुत गहरी है। सोचिए, कानून की अदालत ने तो उन्हें बेगुनाह कह दिया, लेकिन जनता की अदालत का क्या? उस अदालत में लगा दाग कैसे धुलेगा? उनकी बस इतनी सी गुजारिश है कि जिस मीडिया ने उन्हें विलन बनाया था, वही मीडिया अब दुनिया को ये भी बताए कि वो बेकसूर थे। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब कोई कहानी वायरल हो जाती है, किसी की जिंदगी को उलट-पुलट कर देती है और बाद में वो कहानी झूठी निकलती है, तो उस कहानी से हुए डैमेज को ठीक करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? उस रिकॉर्ड को कौन सही करेगा?